डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग अभी अपवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने अपवर्तन को समझा होगा और हमें वस्तुएं टेढ़ी क्यों दिखाई देती हैं जो पानी के अंदर होती हैं। जैसे पेंसिल हमें तिरछी क्यों दिखाई देती है या नींबू बड़ा क्यों दिखाई देता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम अपवर्तन के कुछ नियम जो हैं, 2 नियम हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम जो है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। तो ये वैसे ही है जैसा आपका परावर्तन का नियम था। ठीक। दूसरा नियम ये है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, ठीक है, चाहे तो मतलब एक निश्चित रंग ले लीजिए, निश्चित माध्यमों के युग्म ले लीजिए। मतलब निश्चित माध्यम मतलब या तो जल और वायु हो सकता है, या एक कोई दूसरा कांच हो, या दूसरा जल हो, या कोई जल हो। कांच मतलब कांच कोई डिफरेंट कांच हो, या बेंजीन हो, या कुछ और, मतलब 2 युग्म होने चाहिए। ठीक है। और रंग मतलब नीले रंग के लिए या पीले रंग के लिए किसी पर्टिकुलर रंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब वही साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यह कोण आई जो है, आई आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में हो के लिए सत्य है। ठीक है। यदि आपका आपतन कोण आई हो तथा अपवर्तन कोण आर हो, तब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है। ठीक है। तो इसी स्थिरांक को, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। इस परिभाषा को ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज़ तो ये, जैसे कि मान लो ये अभिलंब है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जो है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक। यहाँ पे जो माध्यम है ये वायु है, यहाँ पे जल है। तो वायु की अपेक्षा जल जो है अधिक सघन होता है, ये आपको पता ही होगा। वायु में चलना आसान है कि जल में चलना आसान? पानी के अंदर आप चल के देखिए, आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब, और वायु में आप आराम से सुगमता से जैसे चाहो वैसे आप चल सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जल में आपको चलना, आप जल में चल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि जल में चलना कितना कठिन है। तो इसका ये मतलब है जल जो है आपका ज़्यादा सघन है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, वो भी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये जो कोण होता है वो आई होता है, ये जो कोण होता है वो आर होता है। ये अपवर्तन कोण होता है, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। तो जो स्नेल का नियम है वो आपतन कोण की ज्या साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है, n। ठीक है। इसे ही हम जो है स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। और ये जो अपवर्तन का ये जो मान होता है, ये आपका दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ये याद रखना। और जो आई आपका होना चाहिए वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कोई भी कोण 90 से कम होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। इसको याद रखिएगा कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बेसिकली अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक एक मेज़र है कि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितना ज़्यादा वो अभिलंब की तरफ झुकती है। ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा झुकेगी
उतना ही ज़्यादा उसका अपवर्तनांक होगा, ये बात समझिएगा। और जितना कम झुकेगी मतलब उतना ही कम उसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला फिगर है इसमें देखो ज़्यादा झुक रही है, इसमें दूर जा रही है, तो इस वाले का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, इस वाले का अपवर्तनांक कम होगा दूसरे वाले का। जैसे कि हम यहाँ पे वायु लेते हैं और कांच या जल लेते हैं, तो वायु का अपवर्तनांक जैसे 1 है तो जल का अपवर्तनांक आपका 1.33 होता है। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा झुकेगी, ठीक, अभिलंब की तरफ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश की किरण जो है, परिभाषा वही है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा बदल लेती है, और ये जो दिशा परिवर्तन या जो कुछ भी घटना है, इस घटना को माध्यमों के युग्म के लिए होने वाली दिशा के परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में प्रकट किया जा सकता है। मतलब वही है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। और जो अपवर्तनांक है, इसके लिए परिभाषा आपको बताई है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो अनुपात होता है उसको हम अपवर्तनांक उसी को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और ये अपवर्तनांक आपका जो होता है वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रकाश की किरण है, अच्छा एक चीज़ और समझना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और कांच या पानी में यह चाल घट जाती है। कांच या पानी में यह चाल घट जाती है। मैंने आपको बताया क्यों घट जाती है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ प्रकाश, जैसे आपको खाली सड़क मिल जाए तो आप अपनी बाइक को बहुत तेज़ गति से भगाते हो, और यहीं आपको अगर थोड़ा ट्रैफिक मिल जाए तो आपकी गति जो है वो अपने आप ही धीमी हो जाती है। तो यही समझ लो, निर्वात का मतलब खाली सड़क, जितनी फुल स्पीड में चला सकते हो उतना आप चलाओगे, और कांच का मतलब थोड़ी सी ऐसी क्राउडेड सड़क जहाँ पे जो है थोड़ी भीड़ है। ठीक है, तो ये कांच या पानी, जैसे पानी में भी आपको चलना तो आपको दिक्कत आए। ठीक, अब देखो, अब चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, मतलब 1 से 2 में जा रही है, ये याद रखना ये टर्म, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही सब चीज़ें आपको दी हुई होंगी तो फिर आपको कन्फ्यूज़न फिर होता है। माध्यम 1 यहाँ वायु है, माध्यम 2 कांच है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तालाब वाला, कि तालाब के ऊपर जो है, जो तालाब की जो लेयर है उसके ऊपर देखो तो वायु है, और तालाब की लेयर से आपका पानी वाला तल स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रकाश की किरण जाएगी वो ऊपर से जाएगी, वायु से जल में जाएगी, और जल से फिर वापस जब आती है तब उस वस्तु से जो भी किरणें आती हैं उनकी वजह से आप उस वस्तु को देख पाते हो। ठीक है, तो अब देखो, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। अब मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है। भाई देखो, वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और माध्यम 2 कांच है, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कुछ कम होगी। इसीलिए हम दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल को अलग अलग ले रहे हैं। एक में v1 ले रहे हैं पहले वाले में, दूसरे में v2 ले रहे हैं। और माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कि n/1। ठीक है, परिभाषा आपकी वही है, समझना बात को।
जो आपने बेसिकली है क्या, एक जनरल हम फॉर्म बता देते हैं। ये अभिलंब है, ये n1 है, ये n2 है, ये साइन आई है, ये आई है, ये आपका आर है। तो इसमें जो स्नेल का नियम जो लगता है वो ऐसे लगता है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, और n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है, ये आपका आर है, तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक है, बराबर हो जाएगा n2 अपॉन n1। तो n2 अपॉन n1 को आप क्या लिख सकते हो, n21। n21 बराबर क्या हो गया, n2 अपॉन n1। इस चीज़ को याद रखना, इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड करना। जितना मैंने यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड करना, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ़िलहाल आपकी अपनी बुक में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम जो बता रहे हैं इसको आपको नोट करना है, ठीक। ये थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन में आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो n21 का मतलब क्या है, n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में, और n2 अपॉन n1 लिखा हुआ है। n2 अपॉन n1 है, यही बराबर आपका n21 है। n21 को जो बाद में लिखा है, सपोज 1 लिखा है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बराबर v1 अपॉन v2। ठीक है, इसी तर्क से तो n21 जो है आपका, n21 आपको समझ में आ रहा है। n21 का मतलब है, देखो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, n1 से किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, 1 से जा रही है 2 में, तो मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक हमको निकालना है किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष निकालना है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। बात समझ में आ रही है, 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल बराबर v1 अपॉन v2। क्लियर। इसी तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, अब इसको आप रिवर्स कर दो, जैसे वो n21 था, n21 का क्या मतलब था, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो n21 था। ऐसे ही n12 का मतलब क्या है, n12 का मतलब है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसे इसमें आपका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, जैसे n12 जैसे लिखा हुआ है, तो ऊपर जो इधर आएगा बराबर में, वो 2 वाला पहले आएगा और 1 वाला बाद में आएगा। ये याद रखने के लिए आपको हम तरीका बता रहे हैं। तो n12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर v2 अपॉन v1। ठीक, ये हो गया आपका अपवर्तनांक। फिर आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आपने जो है जिस माध्यम के सापेक्ष लिया है, मतलब यदि माध्यम 1 जो है, जैसे n21 जो परिभाषा थी आपकी, n21 में, n21 क्या था, n21 में माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 का माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये यही तो परिभाषा थी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो माध्यम 2 है, मतलब n21 जब आप निकाल रहे हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब आप निकाल रहे हो, तो जो आपका पहला वाला जो माध्यम है, ये वाला जो पहला वाला माध्यम है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे केवल n2 से प्रदर्शित किया जाता है। यदि वायु प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है,
निरपेक्ष का मतलब समझ लो, सापेक्ष का मतलब होता है जैसे कि दो माध्यम है। अब जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि आप जो है, अगर आपको रैंकिंग देनी है हमें, तो हम 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोग में हम किसके साथ कोई एक रेफरेंस तो लेंगे ना किसी को, कि भाई ये बंदा है, ये 10वीं रैंक पे है, इससे जो ज़्यादा लाया वो 9वीं पे, इससे भी जो ज़्यादा लाया वो इसी तरीके जो सबसे ज़्यादा लाया वो पहली रैंक पे। तो एक हमने रेफरेंस पॉइंट तो डिसाइड किया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम रेफरेंस पॉइंट अपना मान लें कि जो हम ले रहे हैं वो किसके सापेक्ष ले रहे हैं, वायु के सापेक्ष। मतलब क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल फिक्स है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, ये फिक्स है, ठीक है। और दूसरे माध्यम में जो चाल होगी, सपोज दूसरे माध्यम में उसकी चाल थोड़ी सी कम होगी, ठीक। तो जितनी कम होगी वही आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। एन मीडियम यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बात समझ में आ गई। उस माध्यम प्रकाश की चाल आप v मान लो, तो एन एम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा C/V। तो ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसे केवल N2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये आपका आता भी है, ठीक है। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का यही मतलब होता है, जो माध्यम एक आपने माना है वो आपने वायु ले लिया, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल फिक्स है 3 × 10⁸, वो मतलब निश्चित है। आपने उसी का रेफरेंस में सारी कैलकुलेशन कर ली कि वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ है, माध्यम में कितनी है, तो जितनी उसको डिवाइड कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो आपका जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। देखो जल का अपवर्तनांक आपको दिया है 1.NW यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। इसका अर्थ है वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। बस समझ में आ गई। क्राउन कांच का अपवर्तनांक Ng 1.52 है। इसका क्या मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा क्राउन कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.52 है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक, ओके, थैंक यू। जो भी अगर आप कोई प्रॉब्लम आपको होती है, आप सबको नोट्स भी इसके बनाने हैं, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप आगे फर्दर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।